घर में क्वारंटीन होकर न्यूटन ने कर डाला था गणित के इस महान सूत्र का आविष्कार। सन 1665 में जब इंग्लैंड भर में प्लेग फैल गया तो सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। ऐसे में न्यूटन को अपने घर लिंकनशर वापस लौटना पड़ा। अगले 18 महीने तक न्यूटन घर पर ही रहे। ये 18 महीने न्यूटन के जीवन के सबसे प्रोडक्टिव टाइम थे। न्यूटन को एकांत पसंद था और वह अकेले बैठकर घंटों सोचा करते। मगर न्यूटन सोच क्या रहे थे? वह ऐसी समस्याओं के बारे में सोच रहे थे जो हर वक्त बदलती रहती थी। शुरू में तो उन्होंने एक नई तरह के गणित के बारे में सोचा। उस वक्त तक दुनिया में जिस तरह का भी गणित था वह बस इतना बता सकता था कि तेजी से चलती एक गाड़ी अगर गोल गोल घूम रही है तो घंटे भर में वह कहां तक पहुंचेगी। अगर गाड़ी पहले से तय रास्ते और गति में नहीं है तो उसका आकलन करना मुश्किल था। लेकिन न्यूटन के दिमाग में दूसरी समस्या थी। वह सोच रहे थे कि अगर हवा में तोप से एक गोला मारा जाए तो क्या होगा। पहले तो वह एक पाराबोला बनाते हुए ऊपर जाएगा, फिर वह धीमा होगा, फिर वह अपनी मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंचेगा और फिर नीचे गिरने लगेगा। मगर जैसे जैसे वह जमीन की ओर आता जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, साथ ही दिशा भी बदलती जाएगी। न्यूटन के सामने चैलेंज था कि वह एक ऐसा गणितीय समीकरण तैयार करे जो ऐसी चीजों की चाल के बारे में बताए जो कभी भी एक समान नहीं रहती। उन 18 महीनों ने न्यूटन को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। न्यूटन ने उस गणित का आविष्कार किया जो इस तरह के सवाल को हल कर सकता था। उन्होंने इसे फ्लक्सियन मेथड का नाम दिया। फ्लक्सियन मतलब लगातार परिवर्तन होता है। आज न्यूटन के उस गणितीय आविष्कार को दुनिया कैलकुलस के नाम से जानती है। आधुनिक भौतिकी यानी फिजिक्स, गति, पदार्थ और ऊर्जा पर कोई भी शोध करना इसके बिना संभव नहीं होगा। जब बात सर आइजैक न्यूटन की आती है तो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक प्रिंसिपिया मैथमेटिका की भी चर्चा होना चाहिए। प्रिंसिपिया मैथमेटिका में क्या था? नंबर 1, प्रत्येक वस्तु अपनी रेस्ट की अवस्था में या एक सीधी रेखा में एक समान गति में बनी रहती है जब तक कि उस पर प्रभाव डालने वाली एक्सटर्नल फोर्स द्वारा उस अवस्था को बदलने के लिए मजबूर न किया जाए, यानी जड़त्व या लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा था, गति में परिवर्तन प्रभावित प्रेरक बल के समानुपाती होता है और उस सीधी रेखा की दिशा में होता है जिसमें वह बल प्रभावित होता है। तीसरा था, प्रत्येक क्रिया के विपरीत सदैव समान प्रतिक्रिया होता है। आज भी यह 3 नियम बुनियादी सिद्धांत है जिन पर फिजिक्स टिकी हुई है और पहला सिद्धांत जो प्रत्येक हाई स्कूल फिजिक्स छात्र पढ़ते हैं। न्यूटन ने दिखाया कि कैसे उनका इनवर्स स्क्वायर लॉ कैप्लर की अंडाकार कक्षाओं के साथ पूरी तरह से मैच करता है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह सूर्य की कक्षा में कैसे चक्कर लगाते हैं और चंद्रमा और बृहस्पति के चंद्रमाओं की कक्षा को समझाने के लिए उसी सिद्धांत का उपयोग कैसे किया जा सकता है। उन्होंने प्रदर्शित किया कि डिस्क्रीट थ्योरी ऑफ वॉर्टिक्स पूरी तरह से ठीक नहीं है। इस विषय पर हैली के शोध से काम करते हुए उन्होंने घोषणा की कि धूमकेतु ग्रहों की तरह ही सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। उन्होंने प्रत्येक ग्रह के द्रव्यमान की भी गणना की। उन्होंने ध्रुवों पर पृथ्वी के चपटे होने और भूमध्य रेखा पर उभार के लिए सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव का उपयोग किया। उन्होंने समुद्र के ज्वार को समझाने के लिए चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का उपयोग किया। उनके विवरण के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रत्येक तारे, ग्रह, चंद्रमा और धूमकेतु पर काम करने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति यह एक जाल में एक साथ बंधा हुआ है। इस प्रकार न्यूटन ने पूरे ब्रह्मांड को गणित और मानव मन की अंतर्दृष्टि के अधीन एक नियम के द्वारा व्याख्यायित पाया। सर आइजैक न्यूटन के प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स से लिया गया कुछ दिलचस्प वाक्य इस तरह से हैं। सही रेखाओं और वृत्तों का वर्णन जिस पर ज्यामिति आधारित है यांत्रिकी से संबंधित है। ज्यामिति हमें यह रेखाएं खींचना नहीं सिखाती बल्कि उन्हें खींचना सिखाती है। मैं समय, स्थान और गति को परिभाषित नहीं करूंगा। जैसा कि सभी जानते हैं, हमें प्राकृतिक चीजों के लिए इससे अधिक किसी भी कारण को स्वीकार नहीं करना चाहिए जो सत्य हो और उनके स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हो।
मैं अभी तक घटनाओं से ग्रेविटी के इन गुणों का कारण नहीं खोज पाया हूं और मैं कोई परिकल्पना नहीं करता हूं। रेस्ट और मोशन के बारे में जानना फिजिक्स के बारे में जानने के लिए काफी होता है। जब आप फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले रेस्ट और मोशन की परिकल्पना को समझना पड़ता है। आइए जानते हैं विराम या रेस्ट का क्या मतलब होता है। यदि किसी वस्तु की स्थिति उसके परिवेश के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती है तो उसे रेस्ट या विराम अवस्था में माना जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अपने परिवेश के सापेक्ष, इसलिए क्योंकि विराम पर्यवेक्षक के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करता है। यानी रेस्ट इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, जब तक कोई व्यक्ति पार्क की बेंच पर बैठा रहता है तब तक वह बेंच के सापेक्ष विराम की अवस्था में होता है, यानी रेस्ट में होता है। अब गति को समझते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति उसके परिवेश के सापेक्ष समय के साथ बदलती है तो वह मोशन या गति कहलाती है। विराम की तरह गति भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति फुटपाथ पर चल रहा होता है तो पार्क के बेंच के सापेक्ष वह गति में है। विराम और गति दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर यह निर्भरता ही विराम और गति को सापेक्ष बनाती है। अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात समझना चाहते हैं तो इसके लिए एक उदाहरण से समझते हैं। एक चलती हुई ट्रेन की कल्पना करें जो एक निरंतर गति से चल रही है। ट्रेन के अंदर बैठा यात्री ट्रेन के अंदरूनी भाग के सापेक्ष विराम अवस्था में होता है, हालांकि वही यात्री ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े स्थिर ऑब्जर्वर के सापेक्ष गति में होता है। द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भौतिक विज्ञान में फ्रेम ऑफ रेफरेंस की अवधारणा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें गति का वर्णन और विश्लेषण करने की अनुमति देती है। हम किसी भी स्थिर वस्तु को अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रूप में चुन सकते हैं और जब तक हम सुसंगत रहते हैं तो हमें उसे फ्रेम के भीतर वस्तुओं की गति का सटीक वर्णन कर सकते हैं। मोशन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे लीनियर मोशन। सीधे रास्ते पर चलती कार लीनियर मोशन का एक अच्छा उदाहरण है, जहां वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है। सर्कुलर मोशन, गोल गोल घूमने वाली कोई भी वस्तु सर्कुलर मोशन का उदाहरण दर्शाती है। रोटेशनल मोशन, एक ही स्थान पर घूमने वाला हिंडोला परिभ्रमण गति का एक उदाहरण है। उसी तरह से रेस्ट और मोशन को समझकर हम अपने आसपास के भौतिक जगत का वर्णन और विश्लेषण करना शुरू कर सकते हैं। अब फिजिक्स की दुनिया से कुछ प्रॉब्लम को सुलझाते हैं। प्रॉब्लम है, ए मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड। What distance he has to walk to reach the field and what is his displacement from his house to the field? थोड़ी देर में इसे क्वेश्चन पर आते हैं, लेकिन पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? मान लीजिए कोई वस्तु मेज पर रखी है। यह कहा जा सकता है कि वस्तु विरामावस्था में है। यदि कोई व्यक्ति चंद्रमा पर खड़ा है तो वह देखेगा कि पृथ्वी पर लगातार अपनी स्थिति बदल रही है और मेज और वस्तु भी लगातार बदल रही है। इस प्रकार किसी भी चीज की स्थिति का पता लगाने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है। यदि हम पृथ्वी को फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रूप में लेते हैं तो वस्तु आराम की स्थिति में है, लेकिन यदि चंद्रमा को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं तो वस्तु गति में है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मोशन या रेस्ट के बारे में एक सापेक्षित टर्म्स बताता है। रेस्ट और मोशन क्या होता है? अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी इन ए यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड स्पीड। इट कैन बी आइदर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। इट्स यूनिट आर मीटर्स पर सेकेंड एंड वी कैलकुलेट अ स्पीड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। आइए जानते हैं उस क्वेश्चन का आंसर। A man has to go 50 meters due north, 40 meters due east and 20 meters due south to reach a field. Calculate what distance he has to walk to reach the field. And what is his displacement from his house to the field.
A man has to go 50 meters due north, 40 meters due east and 20 meters due south to reach a field. Calculate what distance he has to walk to reach the field. And what is his displacement from his house to the field?